बिहार में अति पिछड़ा वोट बैंक बहुत बड़ा वोट बैंक माना जाता है और उनके बिना सत्ता तक पहुंचने का रास्ता तय करना लगभग असंभव है। यही वजह है कि जब जब इस तरह के मुद्दे उठते हैं, जब जब अति पिछड़ों से जुड़ा मुद्दा उठता है, तब तब उन्हें सम्मान देने की बात आती है। हालांकि पटना में जो एक समारोह का आयोजन किया गया, वहां पर अति पिछड़ा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, बीजेपी ने आयोजित किया इसे। वहां पर अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं जो कला एवं संस्कृति मंत्री हैं प्रमोद कुमार चंद्रवंशी जी, उनका भी सम्मान किया गया और इस मौके पर स्वयं जो चीफ मिनिस्टर हैं सम्राट चौधरी वो भी मौजूद थे। और इस मौके पर जिस तरीके का जेस्चर पोस्टर दिखाया गया बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं, मुख्यमंत्री और हर तरह की बातें हुई, वहां पर अति पिछड़ों का बॉडीगार्ड होने का दावा किया सम्राट चौधरी ने। तो क्या ये केवल सम्मान समारोह था या फिर एक मास्टर स्ट्रोक बीजेपी ने खेला है, सियासत की है बीजेपी ने? क्या है सारी चीजें जिसको लेकर के अब सुर्खियां बटोर रहा है ये पूरा सम्मान समारोह? तो इसी पर चर्चा करेंगे आज की इस खास पेशकश में, तो इसमें आखिर तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। और इस पर चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वाईबीएन न्यूज के मैनेजिंग एडिटर दीपक गौर जी। स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो जो सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, क्या ये माना जाए कि ये वाकई सम्मान समारोह ही था या फिर अपने अति पिछड़ा बैंक जो वोट बैंक है उसको इंटैक्ट रखने की बीजेपी की एक कोशिश थी? जी बिल्कुल सुरजीत जी, देखिए इस पूरे कार्यक्रम को अगर हम बहुत गंभीरता से देखें और यहाँ दिए गए सम्राट चौधरी के सभी वक्तव्यों को, सभी स्टेटमेंट को अगर थोड़ा सा और उसके निहितार्थ निकालते हुए अगर समझा जाए तो ये बात साफ नजर आती है कि ठीक है, ये एक कार्यक्रम था, एक सम्मान समारोह था, लेकिन बीजेपी ने इसे आपदा में एक अवसर के तौर पर भी देखा। एक ऐसी आपदा कि अभी बीजेपी के पास जो वोट बैंक है वो किनका है और वो किस वोट बैंक पर चोट मार रहे? राजद का वोट बैंक या जदयू का वोट बैंक? वो वोट बैंक जो अभी सबसे ज्यादा नंबर में 36% ईबीसी का जो वोट बैंक बिहार में है, उस पर सियासी मास्टर स्ट्रोक खेलने का काम जो सम्राट चौधरी ने कहा। और उनका स्टेटमेंट सुनिए कि वो कहते हैं कि जब तक आपका भाई, ये इस कार्यक्रम में सम्राट चौधरी जो वहां बड़ी संख्या में ईबीसी समाज के लोग आए थे, उनको संबोधित करते हुए बोलते हैं कि जब तक आपका भाई बिहार में है तब तक कोई माई का लाल आपके हक और हकूक की बातें आपसे छीन नहीं सकता। आपके 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 जो आपका जो ओवरऑल आपके साथ कोई अन्याय नहीं हो सकता है, आपकी अनदेखी नहीं हो सकती है और आपके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आपका अंगरक्षक बना रहूंगा, आपका प्रतिनिधि बना रहूंगा। देखिए बिहार में जाति जो है और जाति आधारित राजनीति जो है वो अब से नहीं, वो अगर हम 47 के बाद से ही बात करनी शुरू करें कि जब बिहार के जो दो बड़े नाम थे जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार की राजनीति से एकदम आगे की तरफ आए और जेपी नारायण जेपी का जो मूवमेंट चला वो निकल के आए, और इसके साथ ही एक नाम जो था वो जगदेव प्रसाद का था। जगदेव प्रसाद वो शख्सियत थे जो निम्न जाति के उससे आते थे और उन्होंने उच्च जातियों को चुनौती देने वाली एक सियासत का एक उद्घोष टाइप किया था। ये तब से शुरू हुई, क्योंकि 1960 तक 1970 तक की अगर हम बात करें तो तब तक जो पूरा वोट था, जो सवर्णों का वोट था या जो ऐसा वोट बैंक था, क्योंकि वहां कांग्रेस बहुत प्रबलता के साथ वहां अपना सरकारों में रही और उनका गेम चलता रहा। लेकिन धीरे 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 जब पिछड़ों ने अपनी राजनीतिक भूमिका की बात करनी शुरू करी, अपनी मांग की बात शुरू करी, तब जाके धीरे धीरे सिनेरियो चेंज होता गया। एक समय ऐसा आया कि जब लालू प्रसाद यादव ने पिछड़ों की बात करना शुरू करी, इस ईबीसी वोट बैंक की बात शुरू कर दी, और उधर 1990 का वो दौर भी आया था जब मंडल कमीशन वाला पूरा खेल देश में चला। उस समय जो पूरे सियासी समीकरण बने, उन पूरे सियासी समीकरणों ने इस पिछड़े हुए जो पूर्व में, नो डाउट इसमें कोई कहना नहीं होगा कि उनके साथ गलत भी हुआ, लेकिन ओवर द पीरियड में वो जो था वो एक राजनीतिक आधार बना राजद के लिए, और लालू प्रसाद यादव ने इस पूरी राजनीति को अच्छे से भुनाया और उसी के आधार पर वो लंबे समय तक राजनीति भी करते रहे।
लेकिन अगर आज के सिनेरियो में बात करें तो ये जो वोट बैंक है, 36% का जो वोट बैंक है, ये वोट बैंक अब सबकी चाहत बनता जा रहा है। अगर किसी को आगे सरकारों में बने रहना है या आने वाले उसमें अपने अपने अस्तित्व को मजबूती के साथ बरकरार रखना है, तो ये वोट बैंक उन्हें चाहिए ही चाहिए होगा। क्योंकि अगर ईबीसी के अलावा अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी वोट बैंक जो है वो 27% के आसपास है, दलित जो है वो 19% के आसपास है, और वहीं जो सवर्ण की बात करें तो करीबन 15% के आसपास है। पर जो मास्टर मतलब जो बल्क में है, जो बड़ा वोट बैंक है, वो यही वोट बैंक है जिस पर सम्राट चौधरी निशाना साधते हुए आ रहे हैं। अब ये निशाना 2029 के लोकसभा चुनावों के लिए अब इसे साधा जा रहा है, या ये जो एनडीए के अंदर अपनी खींचतान चल रही है जिसमें जदयू के साथ बीजेपी भले ही गठबंधन में साथ तो है, लेकिन दोनों अपनी सियासी जो जो मजबूती है उसको और उसको और ज्यादा पॉलिश करना चाह रहे हैं, उसको और ज्यादा विस्तार देना चाह रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इनकी जदयू की अभी बैठक हुई और उसमें जो फैसले लिए गए, वो फैसलों में बहुत ज्यादा ये हुआ कि पार्टी को अपना विस्तार करना होगा, अपना दोबारा से जो कैडर है उस कैडर बेस को बचाए भी रखना चाहिए होगा, और नए कैडरों की तरफ नए लोगों को भी अपने साथ जोड़ना होगा। और कहीं ना कहीं बीजेपी भी ये पूरा जो कैडर वाला जो खेला है, इस खेले को करती हुई नजर आ रही। तो मुझे तो पूरी तरह से ये जो समारोह में सम्राट चौधरी का स्टेटमेंट था, ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित नजर है। अब वो राजनेता आदमी है, मुख्यमंत्री है, लेकिन एक चीज खराब लगती है, मंच से ये बोल देना कि अब इन 36% का मैं अंगरक्षक हूं। ये सम्राट चौधरी उस पार्टी के नेता हैं जिसके मुखिया, जिसके जो प्रधानमंत्री हैं, वो ये कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास। अभी बात इस पर और गंभीरता से हम आगे भी चर्चा में करेंगे, डिबेट में आप भी, आपके साथ भी बात होगी कि जहां एक तरफ बहुत बड़ा मुद्दा उठता हुआ जा रहा है, भारत भूषण तिवारी जो एक छात्र थे आ रहे उसके एक युवा थे, वो अपनी मांगों को लेकर पुलिस की एक उसे कॉन्स्पिरेसी कहेंगे, यह हालांकि जांच में पूरा साबित होगा, लेकिन उनकी जो हत्या हुई है, उनकी जो मौत हुई है एनकाउंटर में, उसे लेकर भयंकर तरीके से ब्राह्मण समुदाय के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। वो आरोप लगा रहे हैं कि इस सरकार में कहीं ना कहीं सवर्ण जाति के साथ ये गलत हो रहा है। और दूसरी तरफ अगर मुख्यमंत्री ऐसा कहें कि वो केवल 36% इनके ही अंगरक्षक हैं, तो बड़ा सवाल सरकार पर उठता हुआ नजर भी आता है। सुरजीत जी। हाँ हाँ, अब देखिए इसमें जो भरत भूषण तिवारी का जो इनकाउंटर करने की बात हुई, इसको लेकर के महापंचायत भी बिलौरी जो गांव है जहां से ये आते हैं भरत भूषण तिवारी, वहां पर एक महापंचायत भी 24 जून को आयोजित की जा रही है और इसमें 36 बिरादरियां जो हैं वो शामिल हो रही है इस महापंचायत में। तो भरत भूषण तिवारी अब न केवल सवर्ण का चेहरा बन गए बल्कि कानून व्यवस्था का चेहरा बन गए, और वो जिनके लिए लड़ाई लड़ रहे थे वो इसी ईबीसी समुदाय से आते हैं। और ईबीसी समुदाय बहुत नाराज है इस एनकाउंटर को लेकर के, वहां जमनिया गांव के जो तमाम विस्थापित लोग थे। तो क्या ये भी माना जाए कि एक तरफ तो वो जो पिछड़ा तबका जो साफ साफ कह रहा है, जो स्थानीय मीडिया वहां पर पहुंचती है और जब बाइट्स लेती है, उनसे बात करती है, तो साफ तौर से वहां के वो लोग कह रहे हैं कि भाई भरत भूषण तिवारी तो हमारे लिए भगवान था, सवर्ण जाति से था लेकिन हम पिछड़ों की अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहा था। और जब उनसे पूछा जाता है कि तो क्या आपके अति पिछड़े तबके का कोई नेता आपके लिए नहीं है, तो बोला कि नहीं जी, पूरे बिहार में कोई नेता नहीं है। जबकि जितना नाम मांझी का नाम लिया जा सकता था, नाम चिराग पासवान का लिया जा सकता था, तेजस्वी यादव का लिया जा सकता था, जो कि पिछड़ों की राजनीति करते रहे हैं, लेकिन नाम नहीं लेते हैं वो लोग। सीधे सीधे कहते हैं कि बिहार में हमारा कोई नेता नहीं है और भरत भूषण तिवारी ने हमारे हक की आवाज उठाई थी और उसकी भी हत्या कर दी जाती है, एनकाउंटर कर दिया जाता है। तो क्या ये जो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है, तो उसी वैक्यूम को भरने की एक पहल सम्राट चौधरी इस पूरे एनकाउंटर के कारण जो एक हालात बने उसको भी थोड़ा सा एक तो न्यायिक जांच के आदेश दे दिए उन्होंने और ये दिखाया कि भाई हम इस मामले को लेकर बहुत ही गंभीर हैं, और दूसरा ये कह रहे हैं कि मैं अंगरक्षक हूं, मैं बॉडीगार्ड हूं सारे ईबीसी का, यानी कि भरत भूषण तिवारी चलिए उनका एनकाउंटर कर दिया गया लेकिन मैं हूं यहां पे अभी, आप ये नहीं कहिए कि भाई आपका कोई नेता नहीं, मैं नेता हूं यहां पर। क्या इस तरह का मैसेज भी देने की कोशिश की जा रही है? देखिए सुरजीत जी, राजनीति में स्टेटमेंट्स जो दिए जाते हैं उनके बहुत सारे मायने होते हैं।
हाँ, इनमें से एक मायना ये निकाला जा सकता है कि ठीक है, अगर उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कि मैं 36% जो अति पिछड़े हैं उनका अंगरक्षक हूँ, और कहीं न कहीं ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश भी की जा रही है, क्योंकि नाराजगी जो है वो केवल सवर्ण वर्ग में कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। आप ये देखिए, जिन ईबीसी की 36% के अंगरक्षक होने की बात ये कह रहे हैं, वही ईबीसी समाज के लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप बहुत से जो नेता होते हैं उनके स्मारक बनाने के लिए बड़ी जगह दे देते हैं, अगर आप नहीं देंगे तो हम भरत भूषण तिवारी का स्मारक बनाएंगे, क्योंकि वो हमारी आवाजें उठा रहा था, हमारे मुद्दे जो हमारे नेता नहीं सुन रहे थे, जो सो कॉल्ड चुनावों के समय में हमारे नेता बन जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वहां के लोगों की आवाज है, जो शायद हमारे माध्यम से अगर पहुंच सके तो आला अधिकारियों तक और आला जो सरकार के मंत्रियों तक भी पहुंचे। उन लोगों का कहना यह है कि हमारा कोई नहीं था, एक स्वर्ण समाज का लड़का हमारे साथ हमारे मुद्दों को लेकर उठा रहा था, और उसे कोई राजनीति भी नहीं करनी थी। उसके जितने वीडियो आप देखेंगे उसमें वो रोष प्रकट आता है। हम लगातार इन बातों को कहते आ रहे हैं कि वाईपीएन और हमारी सोच, उसकी एग्रेसिव, उसकी हथियार लेकर धमकाने वाली जो एक रणनीति थी, उसका पक्ष नहीं लेती है। लेकिन हम लगातार ये भी बात कह रहे हैं कि ये स्थिति आई कहां से। अब लगातार बहुत तेजी से वो वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जो इस पूरे सीन सिनेरियो के पीछे के हैं, कि जब पुलिस प्रशासन उसको लेके घसीटता हुआ जाता है, जब पुलिस प्रशासन उसको उसके घर पहुंचता है, और वो क्या बातें कहता हुआ रहा है कि आज आप मुझ पे पिस्तौल तान रहे हैं, लेकिन तब क्या होता है, जब कुछ लोग धमकाते हुए हमें आते हैं, हम उसकी शिकायत करते हैं, हमारी शिकायतों को नहीं सुना जाता है, और उनके सामने आपकी पिस्तौल, आपके जो केस होता है उसके अंदर ही धरी रहती है। आज आप हमें पिस्तौल दिखा रहे हैं। उसकी नाराजगी को एड्रेस जरूर करना चाहिए। उसकी नाराजगी जिस तंत्र के लेकर थी, जिस प्रशासन के व्यवस्था को लेकर थी, अगर सम्राट चौधरी उस पर भी कुछ बोलते तो बहुत अच्छा था। ये चुनावी भाषणों से अब लोग भी पक चुके हैं। लगातार एक जैसी वाणी रखना, हम आपके अंगरक्षक हैं, हम आपके ये हैं, हम वो हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो जरूरत पड़ने पर कोई नजर नहीं आया। अगर ऐसा होता तो एक सुर में आवाज वहां से लगती ना। अगर कोई राजद अगर बोलता है कि हम पिछड़ों के नेता थे, तो वहां जो पिछड़ों का नेता रहा होगा, कहीं ना कहीं उसके सामने गुहार लगती, वो नेता आके इस पूरे कैंपेन को ड्राइव करता। लेकिन कोई क्या ऐसा नजर आया? कोई भी एक नेता खुलकर इतने इनके पक्ष में नजर आएगा? स्वर्ण समाज के नेताओं को अगर छोड़ दे तो, क्योंकि स्वर्ण समाज के जो नेता हैं, अगर वो हम मिश्रा जी की बात करें, या हम विजय कुमार सिन्हा की बात करें, हम मिथिलेश तिवारी की बात करें, हम अश्विनी चौबे की बात करें, हम इन नेताओं की अगर बात करें, हम ओबीसी ईबीसी जो नेता हैं उनकी बात करें, क्या वो लोग खुलकर अपने लोगों के समर्थन में आए कि हाँ जी इनके साथ गलत हुआ है और ये जो लड़का कर रहा था ये ऐसा था? लंबे समय से ऐसा कुछ नहीं। लेकिन सियासतदान क्या करें? सियासतदान इस पूरे घटनाक्रम में भी अपनी दूरगामी रणनीतियों को ध्यान में रखते हुए एक मास्टर प्लान बना रहे हैं, एक मास्टर स्ट्रोक चल रहे हैं कि हम 36% ईबीसी के अंगरक्षक हैं। लेकिन बड़ा दुखद है कि वो बिरादरी आपको स्वीकार नहीं कर रही है, और वो लगातार ये करते हैं कि आपकी पुलिस ने जिसका एनकाउंटर करा, जिसको गलत ठहराते हुए उसको मार डाला गया, हम उसका स्मारक बनाएंगे क्योंकि हमारे मुद्दों के लिए वो लड़ाई कर रहा था। तो आपके अस्तित्व को चुनौती देती है ये जो स्थानीय लोग हैं, जिस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं सम्राट चौधरी जी से ये बात उन तक पहुंचाने की बात रखूंगा कि आप जिस 36% ईबीसी के लोगों की बातें करें, जिनके अंगरक्षक होने की बात कर रहे हैं, वो आपके नेतृत्व को शायद स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और अगर स्वीकार कर रहे होते तो ये बात नहीं कहते कि हमारा नेता, हमारा जो सर्वे सर्वा था, हमारा जो देखभाल करने वाला था, वो एक लड़का था भरत भूषण तिवारी, जिसने हमारे मुद्दों की खातिर अपनी जान दे दी, और अब हम उसका स्मारक बनाएंगे। हमें नहीं चाहिए किसी नेता का स्मारक, हम एक ऐसे अपने अपने साथ के एक ऐसे युवा का स्मारक बनाएंगे जो हमारे खातिर मारा गया। हाँ बिल्कुल, और भाई ये भी मांग की जा रही कि उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए। लेकिन ये जो एक प्रथा रही है, एक परंपरा रही है, पहले वो दौर था जब लालू यादव पिछड़ों की बात करते थे, दलितों की बात करते थे, तब नीतीश कुमार साथ हुआ करते थे उनके। बाद में जब नीतीश कुमार हटते हैं, समता पार्टी बनाते हैं और इनका राष्ट्रीय जनता दल बनता है, फिर बाद में वो जेडीयू हो जाता है नीतीश कुमार का,
तो नीतीश कुमार भी इसी तरीके से कुर्मी कोयरी और जो गैर यादव ओबीसी है उसके नेता बन जाते हैं। ये यादव प्लस मुस्लिमों की बात करते हैं, वो समीकरण की बात करते हैं लालू यादव। और इस बीच में फिर जीतन राम मांझी की एंट्री होती है, जेडीयू से निकल करके वो हम बनाते हैं और फिर वो अति पिछड़ों की बात करते हैं। लेकिन उससे पहले का दौर था जब रामविलास पासवान हुआ करते थे। तो जब एक बड़ा वोट बैंक ये दोनों साधने में लगे हुए थे, लालू यादव अलग जो पिछड़ों की राजनीति कर रहे थे, नीतीश कुमार अलग कर रहे थे, तब ये कंसेप्ट लेकर के रामविलास पासवान आए कि केवल पिछड़ों की बात नहीं होगी, यहाँ अति पिछड़ों की बात होगी, महादलित की बात होगी, अति वंचित की बात होगी। तो ये कंसेप्ट जब निकल करके आया तो एक बड़ा वोट बैंक जो है वो टूट करके इन दोनों से रामविलास पासवान के साथ जुड़ गया, लोजपा के साथ जुड़ गया। तो इन दोनों को ही लगा, लालू यादव को भी लगा, नीतीश कुमार को भी लगा कि भाई हम तो पिछड़ों की बात कर रहे थे, वंचितों की बात कर रहे थे, दलितों की बात कर रहे थे। अब इसमें भी एक बड़ा वर्ग बना दिया रामविलास पासवान ने, यानी एक बड़ा वर्ग जो वो तोड़ कर लेके गए। यहाँ ओबीसी की बात होती थी, दलितों की बात होती थी, अब ईबीसी की बात हो रही है। तो एक बड़ी राजनीतिक चाल तो रामविलास पासवान ने उस वक्त चल दी। अब उसके नेता के तौर पर चिराग पासवान नजर आ रहे हैं। तो यहां पर जिस तरीके से बीजेपी ने आगे बढ़ करके जो अति पिछड़ा सम्मान समारोह का आयोजन किया, तो क्या ऐसा माना जाए कि ये जो जेडीयू का पारंपरिक वोट बैंक है, जो चिराग पासवान का पारंपरिक वोट बैंक है, या कुछ हद तक है, हालांकि लालू यादव का इसमें बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं है, जीतन राम मांझी का बड़ा वोट बैंक है, तो बीजेपी अपने ही घटक दलों के बड़े वोट बैंक को प्रभावित करने में जुटी हुई है? क्या ऐसा माना जाए कि अब अगले इलेक्शंस में बीजेपी यही चाहेगी कि मैं हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रहूं और जो वोट बैंक हमारे घटक दलों का है वो हमारे साथ जुड़ जाए? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, यही यही मैं शुरू में भी कहता हुआ नज़र आ रहा था कि बीजेपी अब अपनी विस्तारवादी नीतियों को पूरी तरह से अंजाम देने की के लिए जुटती हुई नज़र आ रही है। आपने देखा होगा पिछले दिनों उपेंद्र कुशवाहा जो हैं, उनकी पार्टी की भी उनका राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। उनके राष्ट्रीय सम्मेलन में बहुत सारी नीतियाँ आगे के वो कैसे अपनी पार्टी को बचाए रखेंगे, कैसे अपने उनका विस्तार करेंगे, उसको लेके उनकी 2 दिवसीय जो बैठक सम्मेलन हुआ, उसमें गहन मंथन हुआ। इसी के साथ जदयू ने अपनी जो है एक बैठक आयोजित की। उस बैठक में एक बार दोबारा से नीतीश कुमार को जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया। उसके साथ ही किस तरह से निशांत कुमार की भूमिका को लेकर बहुत चर्चाएं हुई और दोबारा से ये कहा गया कि बिहार का भविष्य निशांत कुमार ही होने जा रहे हैं। तो वो भी अपनी पॉलिटिक्स को अपने आप को F5 बटन दबाते हुए रिफ्रेश कर रहे हैं और अपनी आगे की रणनीति को बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन भाजपा के पास अभी ऐसा कोई बैठकों का दौर या ऐसा कोई सीन सिनेरियो नजर नहीं आ रहा जिसमें वो अपनी पार्टी की बैठक करके ये बोले कि हम भी अपने विस्तार की बात करें। तो बीजेपी की जो रणनीति है, बीजेपी की रणनीति इस तरह से है कि वो जनता के बीच जाके अब बताए कि हम बड़ी भाई की भूमिका में आ गए हैं, अब हम आ गए हैं तो आपको चिंता का डर नहीं है, अब हम आ गए हैं तो आपको सुरक्षा का डर नहीं है, अब हम आ गए हैं तो आपको विकास का से विचलित होने का कोई भय नहीं होना चाहिए। अब हम आ गए हैं तो आपको पलायन की चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब हम आ गए हैं तो आपको बेरोजगारी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, और अब हम आ गए हैं तो आपको अपने इलाके में जो पूरी ये व्यवस्था है, जो सुरक्षा व्यवस्था, कानून की व्यवस्था, ये जो सारी व्यवस्था है, इसके लिए बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो क्योंकि लगातार सियासत में बातें कही जाती हैं कि हमेशा सियासी दल एक परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं। वो परसेप्शन एक नैरेटिव बनते हुए नजर आते हैं थोड़े पीरियड में, और जब वो नैरेटिव एक आम जनमानस के मन में, मस्तिष्क में, उसमें स्ट्राइक करते हैं, जब उनके बैक ऑफ द माइंड में वो चीजें स्ट्राइक करती है कि नहीं, बीजेपी इस तरह का काम करती हुई नजर आ रही है, वो विकास की बातें कर रही है, वो पलायन रोकने के लिए काम कर रही है, वो कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने की बात कर रही है, वो उस तंत्र को बनाने की बात कह रही है जिस तंत्र में सब चीज सुनिश्चित तरीके से चलेगी, वो भ्रष्टाचार पे चोट लगाने की बातें कह रही है, वो हर घर जल की बात कह रही है, वो हर घर में एंटरप्रेन्योर स्वयं रोजगार की बातें करी है, वो महिला सशक्तिकरण की बात करी है। तो इस तरह का नैरेटिव बनाकर लोगों के मन मस्तिष्क में एक ऐसी इमेज बिल्डिंग का काम किया जा रहा है जिसमें बीजेपी लंबे समय तक अब बड़े भाई की भूमिका में ही नजर आए। तो ये लोग अपने अंदर, क्योंकि अब इसमें थोड़ा सा अंतर समझिएगा, क्योंकि ये दल, मैं अगर जदयू की बात कहता हूं या रालोमो की बात करता हूं, तो ये दल जो है ये अभी डरे हुए, ये डरे हुए इसलिए हैं क्योंकि जो माजी के इसके उपेंद्र कुशवाहा
के जो पुत्र हैं, उनकी जो विधायिका है, उनका जो मंत्री पद है, उसको लेकर वो डरे हुए हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, हटा देंगे। उनके जो 3 विधायक हैं, वो इस तरह की बातें थी कि वो बीजेपी में भी जा सकते हैं, वो नितिन नवीन से भी मिले। इसी तरह अगर जदयू की बात करें तो जदयू के अंदर भी एक जो घमासान नजर आता है, जो शायद बाहर दिखता हुआ नजर नहीं आता है, उसको लेकर बात होती हुई नजर आ रही है। अब ये जो पूरा सीन सिनेरियो है, इस पूरे सीन सिनेरियो में सबसे मजबूती के साथ अगर 2 पार्टियां खड़ी होती हुई नजर आती हैं, जिनको जैसा हम लगातार अपनी पिछली डिबेट में भी कहते रहे हैं कि बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी यानी चिराग पासवान की पार्टी, ये दोनों पार्टियां अंदर से पार्टी के तौर पर मजबूत होती हुई नजर आ रही हैं। इनके अंदर उस तरह का टूट, उस तरह की फूट नजर नहीं आती है जैसा दूसरे दलों में नजर आ रहा है, चाहे वो मांझी की हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, इवन वो जदयू ही हो। तो इस समय सबसे एक सही समय बीजेपी को लगता है कि हम अपनी पब्लिसिटी, वर्ड ऑफ माउथ की जो पब्लिसिटी है, उससे स्प्रेड करना शुरू करें और बताना शुरू करें कि हम अब आप लोगों के साथ हैं। लेकिन मैं फिर दोबारा से बात कहूंगा कि ठीक है, आप बताइए, राजनीति इसी तरह की होती है। राजनीति में ये स्टेटमेंट बहुत मैटर भी करते हैं और राजनीति है ये कि आप अपना विस्तार करें। लेकिन मुझे ये समय सही नहीं लगा, ये स्पेसिफिक ये स्टेटमेंट का कि मैं 36% ईबीसीओ का अंगरक्षक। सम्राट चौधरी जी, आप जिस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वहां 100% का आपको अंगरक्षक होना चाहिए। क्यों आप एक स्पेसिफिक अति पिछड़ों के ही बन जाते हैं? क्या सवर्ण जो जिन्होंने आपको वोट दिया होगा, या वो मुसलमान जिन्होंने आपको 2-3-1% जो भी वोट दिया हो, क्या आप फिर राजनीति को जाति में खुद नहीं बांट रहे? आपको चाहिए था कि आप ये बोलते कि मैं अब जैसे प्रधान सेवक, मुख्य जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं ईबीसी समाज का प्रधान सेवक हूं और 36% वाली बिरादरी का प्रधान सेवक हूं, या क्योंकि मैं इस वाली जाति से आता हूं तो केवल मैं उनका प्रधान सेवक हूं या मैं उनका अंगरक्षक हूं। आप मुख्यमंत्री हैं, आपका सबका अंगरक्षक बनना पड़ेगा, आपको उनका भी अंगरक्षक बनना पड़ेगा जो लगातार अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। आपको उनकी भी बात सुननी पड़ेगी जो कैंडल मार्च निकालते हुए इस मुद्दे को उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि आपकी पुलिस ने उसे बेगुनाह कहेंगे, क्या कहेंगे ये अभी जांच के बाद निकल के आएगा, लेकिन एक ऐसे युवक का एनकाउंटर कर डाला जो आपकी सियासत के जो केंद्र था, उस समाज के लोगों के लिए बातें रख रहा था, उनके मुद्दे रख रहा था। तो आपका ये स्टेटमेंट इस समय पर थोड़ा सा मेरे को लगता है कि ओवर डिस्प्ले वाली चीजों के तौर पर कहा गया है। आप चाहते तो इस तरह के स्टेटमेंट से बच सकते थे। बाकी राजनीति में हमने जैसे पहले कहा कि राजनीति में अगर बयान नहीं होंगे तो फिर आगे सियासत गरमाएगी कैसे, और अपने स्टेटमेंट अगर देंगे नहीं तो वो नैरेटिव और वो परसेप्शन बनते हुए नजर भी नहीं आएंगे। तो ये 36% का अंगरक्षक जो है, ये एक इन्होंने कीवर्ड दिया है, एक कैचवर्ड दिया है, एक पंच लाइन दी है उस समाज के लिए। लेकिन शायद और जो समाजों के लोग हैं वो भी आपसे कुछ ऐसी ही उम्मीद कर रहे हैं। हाँ, मतलब कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि देखिए, सियासत में हर बयान का सियासी संदेश होता है, संकेत होता है, और ऐसा ही कोई संकेत देने की कोशिश करते नजर भी आए सीएम सम्राट चौधरी। और कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि ये सम्मान समारोह तो था ही, साथ ही यहाँ पर सियासत भी हो रही थी, क्योंकि खुल करके जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने कहा कि भाई अपराधियों के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस है, जो क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है, उसको रोका नहीं जाएगा। यानी कि साफ तौर से ये कहा गया है कि भाई एनकाउंटर चलिए, 1-2 एनकाउंटर गलती तो हो गई है, उसकी जांच हो रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आगे हमारे हौसले पस्त हो जाएंगे, हमारा मनोबल टूट जाएगा। हम आगे इस तरह की कार्रवाई करते रहेंगे, और जो ईबीसी समुदाय है उसकी सुरक्षा की गारंटी मेरी। मतलब कुल मिलाकर के एक परोक्ष तरीके से ये भी बताने की कोशिश की गई कि भाई ऐसा नहीं है कि आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा, और आपके साथ कोई दबंग है, कोई सवर्ण है, कुछ गलत करना चाहता है तो फिर आपका भाई जो है यहाँ खड़ा है, और 36% आपकी आबादी है, आपका बॉडीगार्ड बनकर के मैं खड़ा हूं। लेकिन कुल मिलाकर के ये एक तरीके से सियासी संदेश इसको माना जा सकता है। तो फिलहाल आज की इस खास पेशकश में इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।